हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज के स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें क्लियर कर लेते हैं, ओके। तो गाइस, वुड दैट आई, इस स्टोरी को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस, कमेंट्स एंड ओपिनियंस थे। चलिए एक एक करके उसे क्लियर करते हैं। अगर आप चाहो तो आप इसे स्किप कर सकते हो, मैं नीचे टाइम स्टैम्प दे दूंगी, बट आई रियली विश कि आप स्किप मत करो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये वुड दैट आई स्टोरी एक शियांग वांग फैन फिक्शन था। जहाँ पर टॉप विंग था एंड बॉटम लंजा। एंड इस चीज़ को लेकर बहुत सारे कमेंट्स आए थे। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने कहा था कि उन्हें शियांग वांग पसंद नहीं, मैं वांगशियान ही शेयर करूं। तो गाइस, मैं वांगशियान हमेशा ही शेयर करती हूँ एंड करता रहूँगी, बट मैं बीच बीच में शियांग वांग भी शेयर करती हूँ। आई होप आपने नोटिस किया होगा। एंड इतने टाइम से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं शियांग वांग शेयर करूं, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली वांगशियान शेयर कर रही थी। एंड गाइस, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि वांगशियान फैंस के साथ साथ मेरे चैनल पे बहुत सारे शियांग वांग फैंस भी है। फॉर एग्जाम्पल, 100% में से 60% वांगशियान फ़ैन है, बट 40% शियांग वांग फैंस भी हैं जिन्हें वांगशियान के साथ साथ शियांग वांग भी पसंद है। मैं तो वांगशियान हमेशा ही शेयर करती हूँ एंड करूँगी भी, बट उन 40% फैंस के लिए मैं कभी कभी शियांग वांग भी शेयर करती हूँ। इससे दो चीज़ों में बैलेंस भी रहता है एंड चेंज ऑफ टेस्ट भी होता है। बट मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों को वांगशियान ही पसंद है, शियांग वांग पसंद नहीं। तो गाइस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, जो मैं हमेशा करती हूँ, कि अगर आपको शियांग वांग पसंद नहीं आ रहा तो आप तब तक के लिए वांगशियान जो स्टोरीज़ मैंने शेयर किया है, जो कि बहुत सारे स्टोरीज़ है, आप तब तक उन्हें एंजॉय कीजिए, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि सबके टेस्ट डिफरेंट होते हैं, सबके चॉइस डिफरेंट होते हैं, एंड मैं सबके चॉइस को रिस्पेक्ट करती हूँ। तो मैं शियांग वांग फैंस के चॉइस को भी रिस्पेक्ट करती हूँ, तो इसलिए मैं कभी कभी शियांग वांग भी शेयर करती हूँ। तो आई होप आप मेरे बात को समझेंगे एंड आप शियांग वांग स्टोरीज़ को भी एंजॉय करेंगे। एंड सेकेंड, वुड दैट आई, ये स्टोरी वेवर्ड विंग का है। तो आप में से मुझे बहुत लोगों ने इन्फॉर्म किया कि ये स्टोरी ऑलरेडी शेयर्ड हो चुका है। तो बात यह है कि ऑथर वेवर्ड विंग एक बहुत ही अच्छे ऑथर है एंड उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे शियांग वांग स्टोरीज लिखे हैं, जिनमें से मैंने 3 स्टोरीज चूज़ किया था शेयर करने के लिए। उनमें से एक स्टोरी का नाम है बिहाइंड द वॉल्स द हार्ट कॉल्स, आई थिंक यही नाम है। तो मैंने इस स्टोरी को रिकॉर्ड कर लिया था, वीडियो एडिट भी कर ली थी एंड प्राइवेटली पोस्ट भी कर दिया था। मैं उसे पब्लिक करने वाली थी, तब मुझे पता चला कि ये स्टोरी ऑलरेडी शेयर्ड हो चुका है, तो मुझे डिलीट करना पड़ा। एंड एक और स्टोरी था जो अब मुझे नहीं मिल रहा, तो उसे भी मुझे कैंसिल करना पड़ा। एंड थर्ड स्टोरी ये था, वुड दैट आई। तो मैंने इसे यूट्यूब पे सर्च किया था ये देखने के लिए कि किसी ने इसे शेयर किया है या नहीं, पर मुझे कोई भी नहीं मिला इस नाम से। तो मुझे लगा कि ये ऑलरेडी कोई भी शेयर नहीं किया होगा, तो मैं इसे शेयर कर रही थी। पर मुझे पता नहीं था कि एक और यूट्यूबर इसे शेयर कर चुकी हैं, नाम चेंज करके। थैंकफुली मेरे बाकी सब्सक्राइबर्स ने मुझे इन्फॉर्म किया कि ये ऑलरेडी शेयर हो चुका है एंड कम्प्लीटेड भी है। आई थिंक ये शेयर हो चुके बहुत टाइम भी हो चुका है, आई डोंट नो। इससे पहले एक और स्टोरी के साथ भी ऐसा हुआ था। आई थिंक उस स्टोरी का नाम है इफ़ यू विश। वो भी शियांग वांग स्टोरी था एंड उसे भी किसी ने शेयर कर दिया था, तो मुझे उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा। बट आप लोगों ने मुझे बहुत बार रिक्वेस्ट किया, आई थिंक बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं इसे कंटिन्यू रखूं, क्योंकि आप मुझसे ये स्टोरी सुनना चाहते हैं। इसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हो, सच में मैं बहुत लकी हूँ। बट गाइस, एक प्रॉब्लम भी है। अगर हम एक ही स्टोरी 2 चैनल में शेयर करेंगे तो ये दोनों चैनल के लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उस यूट्यूबर ने ऑलरेडी वो स्टोरी शेयर कर दी है, कंप्लीट भी कर दी है, एंड उसका बहुत टाइम भी हो चुका है मे बी। तो अगर मैं उसे फिर से शेयर करूँगी तो ये हम दोनों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, एंड ये मेरी तरफ से उनके लिए डिसरिस्पेक्ट भी होगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में, एडिट करने में एंड पोस्ट करने में बहुत मेहनत लगता है, जो मैं समझ सकती हूँ। तो उन्होंने बहुत मेहनत किया होगा, ऑफ कोर्स किया है, एंड अगर मैं फिर से उसे शेयर करूँगी तो ये उनके लिए भी बुरा होगा। एंड गाइस, हम यहाँ पर तो कोई कंपटीशन नहीं कर रहे हैं ना, हम एक कम्युनिटी है। हम आपसे स्टोरी शेयर करते हैं ताकि आपको अच्छा लगे एंड हमको भी अच्छा लगे। तो अगर हमने एक ही स्टोरी को 2 चैनल में शेयर किया तो ये कंपटीशन हो जाएगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती, एंड आई एम श्योर आप लोग भी नहीं चाहते होगे। एंड ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आई नो आप मुझसे बहुत प्यार करते हो एंड आप ये स्टोरी मुझसे ही सुनना चाहते हो।
आपको मुझसे स्टोरी सुनना अच्छा लगता है। तो गाइस, उनके चैनल में भी शायद ऐसे ही कुछ फैंस हैं जिन्हें उनके मुंह से स्टोरी सुनना अच्छा लगता है। तो अगर मैं इसे शेयर करूँगी तो ये उनके लिए भी बुरा ही होगा ना, उनके भी इमोशन को डिसरिस्पेक्ट करना होगा। एंड वैसे भी जो स्टोरीज़ मैं शेयर करती हूँ वो तो कोई और शेयर नहीं करते, तो मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए, राइट? वो लोग मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे फैंस को रिस्पेक्ट करते हैं, तो मुझे भी वैसा ही करना चाहिए। तो अगर आपको ये स्टोरी सुनना है एंड आपको वो चैनल नहीं मिल रहा, तो मैंने कम्युनिटी पे जो पोस्ट किया था, आई मीन वुड दैट आई स्टोरी को डिसकंटिन्यू करने वाला पोस्ट, वहाँ पर एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था। उन्होंने कमेंट में उस चैनल का नाम एंड उस चैनल में जिस नाम से ये स्टोरी शेयर किया गया है उसका नाम उन्होंने मेंशन किया था, एंड मैंने उस कमेंट को पिन भी कर दिया है। तो आप उस चैनल पे जा सकते हो एंड उस स्टोरी को सुन सकते हो। एंड मुझे एक फ़ैन ने कहा कि उन्होंने अपने स्टोरी में ऑथर के स्टोरी का लिंक मेंशन नहीं किया है। तो गाइस, अगर आपको स्टोरी रीड करना है तो मैं वुड दैट आई का फर्स्ट पार्ट डिलीट नहीं करूँगी, एंड उस फर्स्ट पार्ट के डिस्क्रिप्शन में उस स्टोरी का लिंक भी है। तो अगर पढ़ना चाहते हो तो आप वहाँ पे क्लिक करके उस स्टोरी को पढ़ सकते हो। एंड गाइस, आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपको डिसअपॉइंट किया, बट प्लीज़ अब मेरे बात को समझो। आई नो आप मुझे समझेंगे, क्योंकि जब से मैंने चैनल ओपन किया है मैंने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, एंड मेरे हर एक सिचुएशन में आप सब लोग मेरे साथ थे। आप लोगों ने मेरे साथ कभी भी नहीं छोड़ा, किसी भी हाल पे भी नहीं छोड़ा। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था मैंने कभी ड्रीम भी नहीं देखा था कि मेरे इतने सारे फैमिली मेम्बर्स होंगे, मुझे इतना प्यार मिलेगा, इतना सपोर्ट मिलेगा। आई एम रियली लकी कि आप लोग मेरे साथ हो एंड हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना। मुझे आप सबके कमेंट्स देख के इतना अच्छा लगता है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। आई मीन मेरे हिंदी इतने भी अच्छे नहीं है, बट स्टिल आप मेरे स्टोरी को पसंद करते हो, आप लोग कमेंट्स करते हो, आपको अच्छा लगता है, तो मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच गाइस। तो गाइस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरी बात को समझो एंड प्लीज़ मुझ पर गुस्सा मत करना, क्योंकि मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू नहीं कर सकती। बट गाइस, डोंट वरी, हम एक नया स्टोरी स्टार्ट करेंगे, हम न्यू स्टोरी को एंजॉय करेंगे, इससे हमें और भी अच्छा लगेगा, राइट? एनीवेज, मैंने बहुत बातें कर लिया, अभी इस बात को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं एक नया फैन फिक्शन। इस स्टोरी का नाम है द मिसिंग सेकेंड जेट। ऑथर का नाम है वेवर्ड विंग। ये एक हिस्टोरिकल स्टोरी है एंड यहाँ पर बॉटम लंजा है एंड टॉप विंग। इसका मतलब ये एक शियांग वांग फैन फिक्शन है। स्टोरी स्टार्ट होता है लंजा के बचपन से। लंजा बहुत छोटा था जब उसकी माँ उसे कैरी करके भाग रही थी। लंजा अपनी माँ के बाहों में थी एंड लंजा की माँ उसे लेकर दौड़ रही थी। उसकी माँ बहुत ही डरी हुई थी। ये देख के लंजा को भी डर लग रहा था। लंजा की मम्मी ने लंजा से कहा, आजान, हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। ये सुनकर लंजा सोच रहा था कि वो लोग कहाँ पहुंच जाएंगे। लंजा ये क्वेश्चन अपने माँ से पूछना चाहता था, बट इससे पहले लंजा कुछ पूछ पाता उसे आसपास से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रहा था। तब उसे आसमान में एक ब्लू फायरवर्क दिखा। ये देख के लंजा बहुत डर गया। उसने अपनी माँ को और भी टाइटली पकड़ लिया एंड उसने अपने फेस को अपनी माँ के बाहों में छुपा लिया। ऐसे ही टाइम बीतता गया। अब लंजा थोड़ा बड़ा हो चुका था। लंजा एंड उसकी माँ गांव के बाहर एक कॉटेज में रहते थे जो शहर से बहुत दूर था। आज लंजा बैठा हुआ था एंड उसकी मम्मी उसके पीछे बैठी हुई थी एंड वो लंजा के बाल बना रही थी, बिल्कुल अपने खुद की हेयर स्टाइल की तरह। लंजा ने नोटिस किया था कि लंजा की माँ हमेशा अपने हेयर पे एक ब्लू हेयर रिबन बांधती थी जिसके ऊपर क्लाउड का डिज़ाइन किया हुआ था। लंजा ने उससे पूछा था कि वो ये हेयर रिबन क्यों पहनती है। तो लंजा की माँ ने आंसर में कहा था कि उन्हें ये हेयर रिबन पहन के ऐसा लगता है कि वो अपने लव्ड वन के बहुत ही पास है एंड उन्हें अपने फेलियर को भी याद आता है। लंजा की मम्मी ने जब इस क्वेश्चन का आंसर दिया था तब वो बहुत ही सैड दिख रही थी। तो उस दिन के बाद से लंजा ने फिर से कहीं भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा था। बट आज लंजा की मम्मी बहुत ही हैप्पी थी। वो गाना गाते हुए काम कर रही थी, उनके बर्निस के साथ खेल रही थी, खेती कर रही थी। तभी लंजा ने पूछा, मम्मी। लंजा की मम्मी ने कहा, यस डियर। तो लंजा ने कहा, हम टाउन से इतने दूर क्यों रहते हैं। ये बोलकर लंजा सोच रहा था कि वो इससे पहले कहीं भी टाउन पे नहीं गया है, क्योंकि टाउन उसके घर से बहुत दूर है। यहाँ पर उनका एक नेबर है जिनका नाम है अंकिल जाओ। अभी लंजा और उसकी मम्मी जिस कॉटेज में रहते हैं उस कॉटेज का ओनर वही है। वो उनके पास में ही रहते हैं।
तो लंजा एंड उसकी मम्मी जो खेती करते हैं, अंकल जाओ उस फसल को लेकर टाउन में बेचते हैं एंड बेचे हुए मनी वो लंजा की मम्मी को देते हैं। लंजा की ये क्वेश्चन सुन के लंजा की मम्मी कुछ टाइम के लिए साइलेंट हो गई। दिल लंजा की मम्मी ने कहा, क्योंकि वो जगह हम जैसे ओमेगास के लिए सही नहीं है, हमारे लिए यहाँ पर रहना ही अच्छा है, जहाँ पर मैं अपने लिटिल बनी एंड बाकी बनीज को सेफ रख सकता हूँ। ये सुन के लंजा ने पूछा, मम्मी ये ओमेगा क्या होता है? लंजा की मम्मी ने लंजा को ओमेगास के बारे में सब कुछ कहा। तब जाके लंजा को पता चला कि वो भी एक ओमेगा है अपनी मम्मी की तरह। लंजा की मम्मी ने लंजा को सारे लेसन्स दिया, लाइक नॉर्मल एजुकेशन, ओमेगा एजुकेशन। लंजा को हीट्स के बारे में पता चला, फेरोमोन्स के बारे में पता चला। एंड जब लंजा 16 साल का हुआ तब लंजा का फर्स्ट हीट आया। तब लंजा ने अपनी मम्मी से मेटिंग बाइट के बारे में भी जाना। एंड तब लंजा को पता चला कि वो प्रेग्नेंट भी हो सकता है, वो एक चाइल्ड को जन्म भी दे सकता है। लंजा की मम्मी ने लंजा को सिर्फ ओमेगास के बारे में नहीं बताया था, लंजा की मम्मी ने बेटास के बारे में एंड अल्फास के बारे में भी बताया था। लंजा को पता चला कि बेटास को कुछ भी नहीं होता, ना ही हीट और ना ही रट, एंड उनके ऊपर ओमेगास या फिर अल्फास का कोई रिएक्शन नहीं होता। ये सुन के लंजा सोचता था कि काश वो भी एक बेटा होता। लंजा की मम्मी ने लंजा को अल्फास के बारे में भी सिखाया। लंजा को पता चला कि अल्फास अपने हार्मोन्स का, अपने फेरोमोन्स का यूज़ करते हैं ओमेगास को अपने वश में करने के लिए। अल्फास के रट की वजह से एक ओमेगा पैरालाइज भी हो सकता है एंड वो खुद को एक अल्फा के पास सबमिट भी कर सकता है। अल्फास इतने ही स्ट्रांग होते हैं। लंजा की मम्मी ने कहा, आजान किसी पर भी इतनी इजीली ट्रस्ट मत करना। अल्फास बहुत ही डेंजरस होते हैं, वो लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं। वो लोग अपने ओमेगा मेट को ऐसे रखते हैं जैसे कि वो लोग एक ज्वेलरी हो। वो लोग अपने मेट ओमेगा को ओन करना चाहते हैं। तो आजान अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट करना। इतने सालों में लंजा की मम्मी ने लंजा को इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना सिखाया, इस अल्फा के वर्ल्ड में सर्वाइव करना सिखाया। लंजा की मम्मी ने लंजा को कुछ हर्ब दिया ताकि लंजा का हीट लंजा रोक सके। लंजा की मम्मी ने एक परफ्यूम बनाया ताकि लंजा का सेंट उस परफ्यूम की वजह से मास्क हो सके। उसकी मम्मी ने लंजा को कुछ ग्रास दिया जिससे लंजा अल्फा सेंट से बच सके। सिर्फ इतना ही नहीं, लंजा की मम्मी ने लंजा को अपने आप को डिफेंड करना भी सिखाया। उन्होंने लंजा को फाइटिंग करना सिखाया। एंड धीरे धीरे जब लंजा बड़ा हो गया, लंजा अपनी मम्मी के साथ डुएल भी करता था। लंजा की मम्मी लंजा का मम्मी तो थी, बट स्टिल वो कहीं भी फाइटिंग में वीक नहीं होती थी। वो लंजा के लिए एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट थी। एंड धीरे धीरे लंजा फाइटिंग में बहुत ही अच्छा होता गया। एंड हर दिन लंजा की मम्मी लंजा को मेडिटेट करने के लिए कहती थी ताकि लंजा अपने सेंट को कंट्रोल कर सके। जब लंजा का 16 साल का बर्थडे हुआ तब लंजा की मम्मी ने लंजा को एक प्लेन जेट हैंडल वाला नाइफ दिया और कहा, मैं प्रे करूंगी कि तुम्हें कहीं भी इसे यूज़ ना करना पड़े। एंड लंजा को पूरा विश्वास था कि ऐसा दिन कहीं भी नहीं आएगा कि जब उसे इस नाइफ का यूज़ करना पड़ेगा। अब लंजा का उम्र 18 हो चुका था। वो अभी अपने मम्मी के साथ कॉटेज में ही रहता था। वो मॉर्निंग को अपनी मम्मी के साथ डुएल करता था, फार्मिंग करता था, एंड आफ्टरनून को वो अपनी रैबिट्स, चिकन्स एंड डंकी के साथ टाइम स्पेंड करता था। एंड शाम को डिनर से पहले वो मेडिटेट करता था। उसका लाइफ एक रूटीन था एंड वो इसे एंजॉय करता था। उसे बहुत अच्छा लगता था। उसे हर एक मोमेंट बहुत अच्छा लगता था जब वो अपने मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करता था, हंसता था, डुएल करता था, म्यूज़िक प्ले करता था एंड स्टोरीज सुनता था। एक दिन इवनिंग को जब वो एंड उसकी मम्मी वाटरमेलन खा रहे थे, लंजा की मम्मी ने पूछा, आजान तुम हैप्पी तो हो ना? लंजा ने कहा, ऑफ कोर्स माँ। आपने क्यों पूछा? लंजा की मम्मी ने कहा, क्या तुम्हें ऐसा कहीं भी फील होता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर पूरे वर्ल्ड से दूर बंदी बना कर रखा है? आफ्टर ऑल तुम अब बड़े हो चुके हो। अभी तुम एक यंग मैन हो। अभी तुम्हें सेटल होना चाहिए, शादी करना चाहिए, फैमिली बनाना चाहिए, तुम्हें दोस्त बनाना चाहिए, दोस्तों के साथ तुम्हें बाहर जाना चाहिए, एडवेंचर करना चाहिए। बट आज तक मैंने तुम्हें कहीं भी बाहर जाने नहीं दिया है। मैंने तुम्हें यहाँ पर ही मेरे पास लॉक करके रखा है, इसी कॉटेज में। लंजा ने कहा, माँ मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ। आपने मुझे लॉक नहीं किया है, मैंने यहाँ पर रहना चूज़ किया है। और वैसे भी मैं कहाँ पर जाऊँ? आपके अलावा मेरा कोई है भी नहीं। इस घर के अलावा मेरे पास और कोई जगह भी नहीं है जहाँ पर मैं जा सकूँ। तो मैं यहाँ पर हमारे घर आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। ये सुनकर उसकी मम्मी ने स्माइल किया एंड लंजा के चिक को पिंच किया
और कहा, कितने अच्छे बच्चे हो तुम। पता नहीं मैंने ऐसा क्या अच्छा काम कर दिया था कि मुझे इतने अच्छे बेटा मिला है। ये सुनकर लंजन ने स्माइल किया एंड उसने अपनी मम्मी को हक किया एंड वो सोच रहा था कि लकी तो वो है कि वो अपनी मम्मी का बेटा है। वो अपनी मम्मी के बिना अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकता। वो यहाँ पर हमेशा अपनी मम्मी के साथ ही रहना चाहता है। उसके लिए उसका ये लाइफ एक हैप्पी लाइफ है। बट ऑफ कोर्स लंजन की लाइफ में ये हैप्पीनेस ज़्यादा टाइम तक नहीं टिका। एक ही दिन में उसका सब कुछ ख़त्म हो गया। पूरा वर्ल्ड उसके सामने गिर गया। एंड वो एक रेनी डे था। आसमान में बहुत ही बादल थे, बारिश होने ही वाली थी। तो अंकल जाओ ने लंजन से एक मदद मांगी। अंकल जाओ के रूफ टेप में एक ट्री गिर गया था, तो उनके रूफ टेप के एक साइड टूट गया था एंड बारिश शुरू होने ही वाली थी। तो वो उसे रिपेयर कर रहे थे, इस वजह से उन्होंने लंजन से हेल्प मांगी। तो लंजन भी उसे हेल्प करने लगा। कुछ टाइम बाद अंकल जाओ के छत बिल्कुल ठीक हो गए एंड बारिश भी स्टार्ट हो रहा था, स्टॉर्म भी हो रहा था। तो लंजन दौड़ के अपने कॉटेज में वापस आने लगा। जैसे ही वो कॉटेज के सामने आया, वो शॉक्ड हो गया। कॉटेज का मेन डोर टूटा हुआ था, जैसे ही किसी ने किक किया हो एंड जबरदस्ती दरवाजे को ओपन किया हो। लंजन घर के अंदर आया। घर के अंदर हर एक चीज़ बिखरा पड़ा था। टी कप्स टूटा हुआ था, चेयर्स भी इधर उधर गिरे पड़े थे। ये देख के लंजन का हार्ट बीट फास्ट हो गया। उसने मम्मी को बुलाया बट कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आया। वो अपने मम्मी के रूम पे गया पर उसकी मम्मी रूम पे नहीं थी। इनफैक्ट उसकी मम्मी के रूम बिखरा पड़ा था। बेडशीट नीचे गिरे थे, मम्मी की हर एक चीज़ आसपास बिखरा पड़ा था। ये देख के लंजन डर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गया। उसे रियलाइज़ हुआ कि उसकी मम्मी नहीं है, उसकी मम्मी जा चुकी है। एंड लंजन को यह भी रियलाइज़ हुआ कि उसकी मम्मी खुद से नहीं गई है, उन्हें ज़बरदस्ती लेकर जाया गया है। वो मम्मी के नाम से चिल्लाने लगा। वो मम्मी को हर जगह ढूंढने लगा, घर के बाहर भी ढूंढने लगा, पर उसकी मम्मी कहीं पर भी नहीं था। फाइनली उसने गिव अप कर दिया। वो मम्मी के रूम पे लौट आया एंड वो रोने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा। उसकी मम्मी ने उसे सब कुछ सिखाया था, कैसे लाइफ में सर्वाइव करना है, कैसे जीना है। उसकी मम्मी हमेशा उसे गाइड करती थी, बट अब उसकी मम्मी ही नहीं है, अब वो अकेला है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा, उसे क्या करना है। वो अपनी मम्मी के बेड पे लेट गया एंड वो रोने लगा। पता नहीं वो कितने टाइम तक वहाँ पर ही था, अपनी मम्मी के बेड पे। उसे अपनी मम्मी की स्मेल आ रही थी बेड से। धीरे धीरे शाम होने लगी। अब लंजन को भूख भी लग रहा था, तो वो धीरे धीरे उठा एंड वो किचन में गया कुछ खाना खाने के लिए। वो किचन में खाना ही ढूंढ रहा था, तो उसे किचन के शेल्फ में कुछ दिखा। वहाँ पर एक बॉक्स था। लंजन को याद आया कि ये बॉक्स उसकी मम्मी का है। लंजन ने एक बार उसकी मम्मी से इस बॉक्स के बारे में पूछा था, तो मम्मी ने बताया था कि इस बॉक्स में उनका पास्ट है। तो लंजन बहुत ही क्यूरियस था ये जानने के लिए कि उसके अंदर क्या पास्ट है, बट लंजन की मम्मी ने मना कर दिया था। उन्होंने लंजन से प्रॉमिस करवाया था कि लंजन कभी भी इस बॉक्स को ओपन नहीं करेगा। बट अब लंजन के पास कोई ऑप्शन नहीं था। लंजन को लग रहा था कि शायद इस बॉक्स से उसे एक क्लू मिल जाएगा कि अभी उसकी मम्मी कहाँ पर है। तो लंजन बॉक्स को बेड के ऊपर लेकर गया एंड उसने उस बॉक्स को ओपन किया। उस बॉक्स से पहले एक कल्टिवेशन बुक निकला। लंजन को ये भी याद है कि उसकी मम्मी हमेशा उसे कल्टिवेशन की स्टोरी सुनाते थे, पर लंजन को ये भी पता है कि उसकी मम्मी कोई कल्टिवेटर नहीं थी, तो उनके पास ये बुक क्या कर रहा है। एनीवेज लंजन ने बुक को साइड में रखा। देन उस बॉक्स से कुछ लेटर्स निकला। लंजन सोच रहा था शायद ये लेटर्स उसकी मम्मी के दोस्तों का होगा, तो उसने लेटर्स को साइड में रख दिया, ये सोच के कि वो उन्हें बाद में पढ़ेगा। देन उस बॉक्स से एक छोटा सा पाउच निकला। ये देख के लंजन को बहुत ही स्ट्रेंज लगा, क्योंकि ये पाउच बहुत ही ब्यूटीफुल है। लंजन सोच रहा था ये पाउच बॉक्स में क्या कर रहा है, उसकी मम्मी उसे यूज़ क्यों नहीं करती थी। लंजन ने पाउच को ओपन किया एंड वो शॉक्ड हो गया। उसने देखा कि पाउच का कोई बॉटम नहीं है। उसने पाउच के अंदर हाथ डाला ये देखने के लिए कि बटन कहाँ पर है एंड उस पाउच के अंदर क्या है, पर उसका हाथ अंदर जा ही रहा था, ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तभी लंजन के अंदर एक आइडिया आया। उसने अपना ब्रश उठाया एंड उस पाउच के अंदर डाला एंड एज एक्सपेक्टेड वो ब्रश पाउच में डिसअपीयर्ड हो गया। लंजन ने फिर से पाउच के अंदर अपने हाथ डाला उस ब्रश को निकालने के लिए, बट वो ब्रश लंजन के हाथ में नहीं आया। ये देख के लंजन को बहुत ही अजीब लगा। वो फ्रस्ट्रेट हो गया, तो उसने पाउच को बंद किया एंड साइड में रख दिया। उसे समझ आ गया कि ये पाउच उसके समझ के बाहर है, तो उसने उसे इग्नोर किया
एंड उस बॉक्स के अंदर एक लास्ट आइटम था एंड वो था एक हेयर रिबन जिसके ऊपर एक क्लाउड का बैच था एंड वो रिबन ब्लू कलर का था जिसके ऊपर क्लाउड का डिज़ाइन भी था, बिल्कुल वैसा ही रिबन जैसा उसकी मम्मी पहनती है। जैसे ही रंजन ने उस रिबन को टच किया उसे एक अजीब सा फील हुआ। उसे लगा कि ये रिबन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही फैमिलियर है, जैसे कि ये रिबन एक सिंबल है। रंजन सोच रहा था शायद ये रिबन उसकी मम्मी का फैमिली का होगा। रंजन ने रिबन को साइड में रखा। अब उस बॉक्स में कुछ भी नहीं था। रंजन को लगा शायद ये रिबन ही उसका मेन लीड होगा, शायद उसे इस रिबन के थ्रू ही अपनी मम्मी को ढूंढना पड़ेगा एंड शायद उसकी मम्मी मिल भी जाएगा तो ये रिबन ही उसका क्लू होगा। यही सोचते हुए रंजन ने अपना बैग उठाया एंड बैग के अंदर अपनी मम्मी के सारे सामान रखा। उसके साथ साथ उसने एक मनी पाउच लिया, कुछ कपड़े लिया एंड फाइनली अपनी मम्मी के दिए हुए वो जेड नाइफ लिया। सब कुछ पैक करके वो नीचे आया। दिन वो घर से निकलने लगा अपनी मम्मी को ढूंढने के लिए, बट जैसे वो दरवाजे के सामने गया वो फ्रोज हो गया। उसने देखा कि बारिश रुक चुका है। अब धीरे धीरे शाम भी हो रहा था। आसपास से बारिश की वजह से गीली मिट्टी की खुशबू भी आ रही थी जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल था, पर रंजन को बहुत ही सफोकेशन फील हो रहा था क्योंकि इससे पहले वो कहीं भी घर के बाहर अकेला नहीं गया है। या तो उसके साथ अंकल जाओ रहते थे या फिर उसकी मम्मी रहती थी। उसने कहीं भी विलेज नहीं देखा है और ना ही कहीं भी उसने टाउन देखा है, ना ही वो किसी अल्फा से मिला है और ना ही वो कभी अकेला रहा है। क्या वो रियली ये सब कर सकता है? क्या वो अपनी मम्मी को ढूंढ सकता है? यही सोचते हुए वो दरवाजे के सामने स्टेयर्स में बैठ गया। तब उसके पैर के पास कुछ बनीज आए जो उनके ही पेट्स थे। रंजन ने एक बनी को अपने हाथ में उठाया। उसने उससे पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं सच में ऐसा कर सकता हूँ? तब उस बनी के नोज ने ट्विस्ट किया। रंजन को याद आया कि रंजन ने अपनी मम्मी से बर्थडे में बेक किया था कि उसे पेट्स चाहिए एंड एक दिन उसकी मम्मी ने उसे 2 खरगोश देकर सरप्राइज दिया था। उन रैबिट्स को देखकर रंजन बहुत ही एक्साइटेड हो गया था। वो स्माइल कर रहा था, मम्मी को हक कर रहा था। ये देख के मम्मी ने स्माइल किया और कहा, आजान, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ एंड हमेशा करूँगा क्योंकि तुम भी मेरे लिए एक लिटिल बनी हो। जैसे ही रंजन को ये याद आया उसने अपने आप से कहा, राइट, उसकी मम्मा उसके लिए सब कुछ करती थी, तो अब रंजन की बारी है। ये सोचते हुए वो खड़ा हुआ एंड वो फिर से घर के अंदर गया। उसने एक लेटर लिखा अंकल जाओ के लिए। उसने लेटर में रिक्वेस्ट किया कि ताकि अंकल जाओ उनके खेती का एंड उसके एनिमल्स का ख्याल रखे जब तक वो वापस ना आए। रंजन उस लेटर को दरवाजे पे चिपकाया एंड वो दरवाज़ा बंद करके घर से निकल गया। जाने से पहले उसने रैबिट्स को खाना खिलाया एंड जाते वक्त उसने अपने साथ अपने डंकी को लिया। दिन वो अपने डंकी को लेकर टाउन की तरफ जाने लगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का फर्स्ट पार्ट? ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।